नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ वॉर ब्रेकिंग न्यूज भी। शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। जैसा कि हम आपको सुबह से ही बता रहे हैं कि इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले से बहुत बड़ा बाल संघार हो गया है। स्टेडियम में रॉकेट विस्फोट की वजह से करीब 12 बच्चे मारे गए हैं। तो सबसे पहले आपको इस बाल संघार को लेकर अभी की बड़ी ब्रेकिंग दिखाते हैं। इजराइल लौटते ही नेतन्याहू की इमरजेंसी मीटिंग हुई है। नेतन्याहू ने मस्जिद अल शम्स के बदले का आदेश दे दिया है। आज रात लेबनान में बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी में है इजरायली डिफेंस फोर्स। आईडीएफ ने अपने 6 एयरबेस को हमले के लिए एक्टिव भी कर दिया है। इजराइल के 36 लड़ाकू विमान हमले के लिए इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। तो लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए आज रात कयामत की रात साबित हो सकती है, क्योंकि इजराइल के स्टेडियम में जो धमाका हुआ है उसमें उन बच्चों की मौत हुई है जिनकी उम्र 20 साल से कम थी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान चलाने का आदेश दे दिया है। नेतन्याहू के आदेश के बाद हिजबुल्लाह सहम गया है। डरे हुए हिजबुल्लाह ने कहा है कि स्टेडियम में जो रक्तपात हुआ है उसके लिए वो नहीं बल्कि खुद इजराइल ही जिम्मेदार है। तो सवाल यही है कि आखिर इजराइल और हिजबुल्लाह के दावे का सच क्या है? हकीकत TV9 भारतवर्ष आपके सामने लाने जा रहा है। इजराइल लेबनान को दहलाने की प्लानिंग में जुटा था। आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आक्रमण करने की तैयारी कर चुका था। बस अमेरिका से नेतन्याहू की वापसी का इंतजार था। इसके बाद हिजबुल्लाह के अंत का ऑपरेशन शुरू होने वाला था। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इजराइल ने लेबनान को नहीं बल्कि हिजबुल्लाह ने इजराइल की धरती को दहला दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के आधा दर्जन शहरों में 110 रॉकेट से विस्फोट कर दिया और इसी के साथ पूरे इजराइल में एक और बड़ा नरसंहार हो गया। हिजबुल्लाह का ये हमला इजराइल में अब तक का उसका सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इजराइल के आधा दर्जन इलाकों में हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के ठिकानों पर रॉकेट अटैक किए। मस्जिद अल शम्स, नेव अतीब, बेत हिलाल, गोलानी, गलीली, तेल हाई, शानेर और मानरा। इजराइल के ये वो इलाके हैं जहां हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ विस्फोट किए। ये वही इलाके हैं जो हिजबुल्लाह के धमाके के बाद बुरी तरह से दहल गए। हिजबुल्लाह ने न सिर्फ इजरायली सेना के बेस को टारगेट किया बल्कि रिहायशी इलाकों में भी विस्फोट किया। यूं तो हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन सबसे बड़ा नरसंहार हुआ मस्जिद अल शम्स इलाके में।
मस्जिद अल शम्स में जिस वक्त स्टेडियम में विस्फोट हुआ उस वक्त वहां बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। इन बच्चों की उम्र 10 से 20 साल के बीच में थी। विस्फोट के जद में कई बच्चे आ गए, ज्यादातर मारे गए। मस्जिद अल शम्स के मैदान में हुए विस्फोट में 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे हैं। करीब 50 लोग घायल हैं। कई घायलों की हालत बहुत ही गंभीर है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मस्जिद अल शम्स में इस दर्दनाक बाल संहार से अरब के साथ साथ पूरी दुनिया दहल गई है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्ला ने स्टेडियम पर फलक 1 मिसाइल से हमला किया। इसी के बाद बाल संहार हुआ। जबकि हिजबुल्ला का दावा है कि स्टेडियम में कत्लेआम इजराइल की फेल इंटरसेप्ट मिसाइल की वजह से हुआ है। सवाल यही है कि आखिर इस बाल संहार का सच क्या है, किसका दावा सही है और किसका झूठ। हकीकत को सामने लाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष इस रक्तपात का 360 डिग्री पड़ताल करने जा रहा है। हम हमले का एक एक सच आपके सामने लाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमले को लेकर इजराइल का क्या दावा है ये जानना जरूरी है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्ला ने एक के बाद एक 4 बड़े रॉकेट हमले को अंजाम दिया। पहले हमले में हिजबुल्ला के लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान के शेबा फार्म से 40 इजरायली धरती पर रॉकेट दागे। इसके 25 मिनट के बाद अटैक का दूसरा राउंड शुरू हुआ। इस बार हिजबुल्ला ने इजरायली शहरों पर 30 रॉकेट दागे। तीसरे राउंड के दौरान हिजबुल्ला ने इजराइल में 10 रॉकेट फायर किए। चौथे राउंड का अटैक फलक 1 रॉकेट से किया गया। इस बार हिजबुल्ला ने इजराइल में 30 फलक 1 रॉकेट की बरसात की। इस तरह करीब 1.5 घंटे के अंदर ही हिजबुल्ला ने इजराइल में 110 रॉकेट दाग दिए। स्टेडियम में जो विस्फोट हुआ, जो बाल संहार हुआ, उसको लेकर इजराइल का दावा है कि ये फलक 1 के कारण हुआ है। तो सवाल यही है कि फलक 1 रॉकेट क्या है। इजराइल का दावा है कि ये रॉकेट ईरान का रॉकेट है। ईरान ने ही इसे हिजबुल्ला को दिया है। इसकी रेंज है 10 किलोमीटर। 113 किलो वजनी ये रॉकेट 50 किलो का बारूद ले जाने में सक्षम है। ये 3500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरकर एक बार फिर नीचे आता है। इजराइल का दावा है कि ये वही ईरानी मेड फलक 1 मिसाइल है जिसे दक्षिणी लेबनान के शेबा फार्म से फायर किया गया था। हिजबुल्ला कमांडर अली मोहम्मद याहिया के आदेश के बाद फलक 1 रॉकेट लॉन्च किए गए। लिहाजा इजराइल इस रक्तपात का सबसे बड़ा गुनहगार हिजबुल्ला कमांडर अली मोहम्मद याहिया को ही मान रहा है। मस्जिद अल शम्स में बाल संहार का यह दावा इजराइल का है। इजराइल हिजबुल्ला को इसका दोषी मान रहा है, लेकिन हिजबुल्ला स्टेडियम में रक्तपात को लेकर अपनी अलग थ्योरी सामने लेकर आ गया है। हिजबुल्ला का कहना है कि इजराइल के आयरन डोम से फायर की गई मिसाइल मिसगाइड होकर स्टेडियम पर गिरी, इसलिए दर्जन भर बच्चे मारे गए। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने सबसे पहले गोलन हाइट्स पर 40 रॉकेट सॉल्वो फायर किए। इसे इंटरसेप्ट करने के लिए गोलन हाइट्स पर मौजूद इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए। इजराइल ने 40 में से 30 रॉकेट इंटरसेप्ट कर लिए। 10 रॉकेट टारगेट को हिट करने में सफल रहे। इसके 25 मिनट बाद हिजबुल्ला ने 30 रॉकेट फायर किए। इजराइल के आयरन डोम ने इनमें से भी 25 को हवा में तबाह कर दिया। इसके 1 घंटे बाद हिजबुल्ला ने फिर 10 मिसाइल फायर की। इजराइल ने 9 रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया। एक ही रॉकेट लक्ष्य तक पहुंच पाया। अब तक फायर किए गए ये सभी कत्यूशा रॉकेट थे। इसके 30 मिनट बाद हिजबुल्ला के लड़ाकों ने 30 फलक 1 रॉकेट दागे। इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल ने आयरन डोम से मिसाइलें दागी। हिजबुल्ला का दावा है कि आयरन डोम से दागी गई मिसाइल मिसगाइड हो गई। मिसगाइड मिसाइल मस्जिद अल शम्स के स्टेडियम में जाकर गिरी और इसी के साथ बहुत बड़ी तबाही हो गई। मतलब यह कि इजराइल और हिजबुल्ला दोनों के अपने अपने दावे हैं और इन दावों में सच कहीं दब सा गया है। इस बाबत मस्जिद अल शम्स नरसंहार की जांच कर रही एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का दावा है कि असल में रक्तपात हिजबुल्ला ने ही किया है। दरअसल हिजबुल्ला के हमले में 1 दर्जन बच्चे मारे गए।
जिस बाल संघार की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है, यहाँ तक कि लेबनान की सरकार और रूस ने भी इसकी निंदा की है। ऐसे में बैकफुट पर आए हिजबुल्लाह ने अपनी थ्योरी जारी कर आरोप इजराइल पर ही मढ़ दिया है। माना जा रहा है कि आज रात इजराइल मस्द अल शम्स में बाल संघार का हिजबुल्लाह से बदला लेने जा रहा है। इस बार इजराइल लेबनान में गाजा जैसा ही ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। इजराइल में हिजबुल्लाह ने यह बाल संघार उस दिन किया जिस दिन ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने शपथ ली। पेज़ेश्कियान के शपथ लेने के साथ ही ईरानी विदेश मंत्रालय ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा है कि अगर लेबनान में गाजा जैसा ऑपरेशन शुरू हुआ तो इसका अंजाम बहुत भयावह होगा। हालांकि ईरान की इस धमकी का असर इजराइल और अमेरिका पर पड़ेगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। ऐसे में मस्द अल शम्स में बाल संघार अरब विनाश का ट्रिगर पॉइंट बनना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आज की रात लेबनान पर भारी पड़ सकती है। स्टेडियम में हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमले करने की तैयारी में है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका दौरा बीच में छोड़कर वापस आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल एक बड़े संकट में भी घिर सकता है। जहां एक तरफ हमास से युद्ध में उलझा हुआ है वहीं अब हिजबुल्लाह से भी जंग होने का अंदेशा है। उधर हूती ने भी हुंकार भरी है, यानी अरब में खौफनाक युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। जिसमें अमेरिका उतरा तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका तेज हो सकती है। कभी भी इजराइल लेबनान में बारूदी तूफान ला सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर जैसा हमला करके इजराइल को दहला दिया। अब बारी इजराइल की कि वो हिजबुल्लाह का हमास जैसा अंजाम करके दुनिया को बता दे कि इजराइल अपने दुश्मनों को आखिर तक बख्शता नहीं। हर एक चीज का हिसाब लेगा इजराइल, हर एक आंसू का बदला लेगा इजराइल। अब लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर आग बरसने वाली। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका दौरा छोड़कर इजराइल लौट चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि कुछ घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है। स्टेडियम पर हमले के बाद से इजराइल में लेबनान पर सैन्य ऑपरेशन की मांग उठ रही थी, जिसके बाद लेबनान पर सबसे बड़े ऑपरेशन को इजरायली सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इजराइल ने इस हमले को 7 अक्टूबर पार्ट 2 हमला बताया है, जिसका बदला लेने के लिए तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा है। इजराइल का यह नियम है कि अगर किसी प्रॉक्सी ऑपरेशन में किसी नागरिक की जान जाती है तो इसका बदला तुरंत और खौफनाक तरीके से लिया जाएगा। हिजबुल्लाह के हमले में 12 बच्चों की मौत हुई है, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और इसीलिए इजराइल हिजबुल्लाह को खाक में मिला देना चाहता है। इसके पहले जब तेल अवीव हूती के ड्रोन हमले में एक शख्स मारा गया था, तो इजराइल ने यमन के अल हुदैदा पोर्ट पर तबाही मचाकर बदला लिया था। इस बार 12 मासूमों की जान गई है। इजराइल लेबनान में तबाही का जलजला ला देगा। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। इजरायली सरकार गाजा की तरह ऑपरेशन करने जा रही है और इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। स्टेडियम पर तुरंत हमले के बाद पीएम नेतन्याहू, सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री की आपात बैठक हुई। अब सवाल उठ रहा है कि क्या आज की रात इजराइल बमबारी करेगा?
या फिर गाजा की तरह ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा। लेकिन इतना तय है कि इजराइल लंबे वक्त तक जंग की तैयारी कर चुका है। इजराइल की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि इजराइल कितने बड़े विनाश की तैयारी कर रहा है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि हिजबुल्लाह ने लाल रेखा पार की है, उसे अंजाम भुगतना होगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि लेबनान में बहुत बड़ा विनाश करेंगे, हर एक मौत का बदला लेंगे। इजराइल के वित्त मंत्री ने कहा कि अब नसरल्लाह का सिर चाहिए, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। स्टेडियम संघार के बाद अब लेबनान में भी गाजा से भी भीषण जंग होनी तय है। इसके लिए इजराइल ने रमात डेविड एयरबेस और पलमाचिम एयरबेस पर अलर्ट कर दिया है। सैनिकों की छुट्टी रद्द करके वापस बुलाया जा रहा है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। इजराइल विध्वंसक प्रतिशोध लेगा, इसके पीछे की वजह भी समझ लीजिए। पहली वजह, हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर जैसा हमला करके इजराइल को दहलाया है। दूसरी वजह, इजराइल हिजबुल्लाह को दोबारा हमले का मौका नहीं देना चाहता है। तीसरी वजह, इजराइल ने बॉर्डर पर टैंक और मिसाइलों की तैनाती कर दी है। और चौथी वजह, इजराइल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। पांचवी वजह, हिजबुल्लाह को ईरान, रूस से भारी तादाद में हथियार मिले हैं जिन्हें इजराइल नष्ट करना चाहता है। छठी वजह, लेबनान पर हमले के लिए अमेरिका सैन्य मदद कर रहा है। सातवीं वजह यह कि इजराइल ने पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और आठवीं वजह, अमेरिका दौरा छोड़कर नेतन्याहू इजराइल लौट आए हैं और इमरजेंसी मीटिंग में हमले का फरमान जारी कर दिया है। इजराइल हिजबुल्लाह से इंतकाम लेगा, दक्षिणी लेबनान में बने हिजबुल्लाह के ठिकानों को जमींदोज कर देगा। साथ ही इजराइल ने मोसाद को हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म करने का जिम्मा दिया। अब प्रतिशोध की आग में लेबनान खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहला दिया। दरअसल हिजबुल्लाह ने स्टेडियम पर हमला करके राडवान फोर्स के 4 कमांडर की मौत का बदला लिया। जिस वक्त इजराइल ने हिजबुल्लाह के 4 कमांडर को मारा, उसके 2 घंटे बाद ही हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के मारे गए कमांडर इजरायली बॉर्डर पर ऑपरेशन की कमान संभाल रहे थे, जिन्हें इजराइल की मिलिट्री विंग सायरेत मेतकाल के कमांडोज ने मारा था। अब कहा जा रहा है कि अब यह जंग हिजबुल्लाह की राडवान यूनिट और इजरायली मिलिट्री विंग सायरेत मेतकाल के बीच हो चुकी है। हालांकि इजराइल ने बीती रात से ही हमले शुरू कर दिए हैं। अब तक हिजबुल्लाह के 7 ठिकानों पर बमबारी की गई है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को दूसरे ईरानी प्रॉक्सी का साथ मिल गया है, जिससे हिजबुल्लाह जबरदस्त पलटवार कर सकता है। ऐसे में इजराइल को 3 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ेगी। गाजा में हमास के साथ युद्ध चल रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जंग जारी है, जबकि लाल सागर में हूती के साथ बड़ा युद्ध कभी भी हो सकता है। वैसे भी इराक और सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी लगातार हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के हौसले इसलिए भी बुलंद हैं कि ईरान के नए प्रेसिडेंट मसूद पेशकियान गद्दी पर बैठ रहे हैं, जो लगातार ईरानी प्रॉक्सी की मदद के बयान देते रहे हैं। ईरान इस बात को समझ गया है कि इजराइल गाजा युद्ध में फंसकर कमजोर हो चुका है। ऐसे में यही वक्त है जब इजराइल पर बड़ा हमला किया जाए। इसके लिए ईरान ने प्रॉक्सी गुटों के साथ मिलकर बड़ा प्लान तैयार किया है। हो सकता है हिजबुल्लाह का हमला उसी ब्लूप्रिंट के तहत किया गया। अगर ईरान युद्ध में उतरता है तो अमेरिका को युद्ध लड़ना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है, जिसका एपिसेंटर लेबनान बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
अमेरिका से लौटे नेतन्याहू ने की है हाई लेवल मीटिंग। बैठक में सेनाओं के चीफ और ऑफिसर शामिल हुए। नेतन्याहू कैबिनेट के बड़े मंत्री भी बैठक में मौजूद थे। नेतन्याहू ने लेबनान पर हमले का आदेश दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ने गाजा को खंडहर बना दिया, लेकिन अब हिजबुल्लाह से जंग में इजराइल को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह धर्म के नाम पर इस्लामिक संगठनों को एकजुट कर रहा है, जिसकी वजह से इजराइल के खिलाफ एक बड़े अभियान की शुरुआत हो सकती है। जंग में कई संगठनों के अलावा ईरान की एंट्री भी तय मानी जा रही है। ईरान के साथ अब प्रॉक्सी संगठनों को रूस और चीन जैसे देशों से मदद मिल रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि यह युद्ध भविष्य में कई देशों के बीच की जंग में तब्दील होगा और इजराइल से ही विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। जंग का लगातार बढ़ता दायरा, विश्व युद्ध का खतरा, पहले गाजा, फिर यमन, फिर लेबनान और अब अरब देशों में संग्राम की शुरुआत तो सिर्फ हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई। लेकिन अब हिजबुल्लाह, हूती और कई ईरानी प्रॉक्सी संगठन इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं। इस्लामिक संगठन अल अक्सा के नाम पर एकजुट हो रहे हैं। जंग इजराइल बनाम मुस्लिम राष्ट्रों में बदलती जा रही है, लेकिन खेमेबंदी के इस दौर में कई ताकतवर देश भी एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। ईरान के खेमे में रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और तुर्की जैसे देश हैं, तो वहीं इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका। अमेरिका की वजह से सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और ओमान जैसे देश इजराइल के साथ हैं। धर्म के नाम पर एकजुट होते इस्लामिक संगठन और इजराइल ईरान के नाम बंट रही दुनिया की वजह से आशंका है कि यह जंग विश्व युद्ध में बदल सकती है। इजराइल हिजबुल्लाह के युद्ध के बीच में जो किरदार नजर आ रहे हैं, असल में उसके पीछे कई शक्तिशाली चेहरे भी हैं। इसमें पहला नाम पुतिन का है। पुतिन यूक्रेन को हथियार की सप्लाई रुकवाना चाहते हैं। पुतिन अमेरिका को यूक्रेन से अलग किसी मोर्चे पर उलझाना चाहते हैं। इसके लिए पुतिन ने हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई की। रूस ईरान को परमाणु बम बनाने में मदद कर रहा है। पिछले 2 वर्षों से चीन भी अरब देशों में दबदबा बढ़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। इसलिए जिनपिंग भी इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध में दिलचस्पी ले रहे हैं। जिनपिंग अरब देशों में अमेरिका की धाक को कम करना चाहते हैं। जिनपिंग ने भी प्रॉक्सी संगठनों को हथियार देने का भरोसा दिया है। मिडिल ईस्ट और अरब देशों में चीन अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। पुतिन और जिनपिंग जो चाहते हैं, अमेरिका उसे कभी कामयाब नहीं होने देगा। यही वजह है कि जल्द ही इस युद्ध में अमेरिका और रूस के घातक हथियारों का इस्तेमाल दिखेगा। अमेरिका इजराइल को ताकतवर बनाने के लिए मिसाइलें दे सकता है। अमेरिका से बम बारूद की बड़ी खेप भेजी जा सकती है। शक्तिशाली देशों की तस्वीर तो साफ है, लेकिन अरब भी अब 2 हिस्से में बंट चुका है। इजराइल सहित अमेरिका को समर्थन देने वाले अरब देशों के खिलाफ शिया सुन्नी संगठन एकजुट हो चुके हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हूती
पाकिस्तान से जैनबिया ब्रिगेड, अफगानिस्तान से फातमिया ब्रिगेड, इराक से कैतब हिजबुल्ला, इराक से ही इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक का अल हशद अल शाबी, इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, इराक और सीरिया में सक्रिय असैब अहल अल हक, सीरिया से चलने वाला हराक हिजबुल्ला अल नुजाबा, इराक और सीरिया में सक्रिय अशाब अल कहाफ और इराक सीरिया से ही कासिम अल जाबरिन, ये सभी शिया मिलिटेंट संगठन हैं। इसके अलावा गाजा से चलने वाला हमास, पीआईजे, सीरिया से चलने वाला अल शबाब, इराक से चलने वाला अल कायदा इस्लामिक मगरिब, माली से चलने वाला अंसार दीन जैसे सुन्नी मिलिटेंट संगठन भी हिजबुल्लाह के साथ एकजुट होकर इजराइल पर हमलों की तैयारी में है। गाजा संगठन के विस्तार ने अरब को महासंग्राम के मुहाने पर धकेल दिया है। और इन संगठनों ने एकजुट होकर इजराइल पर हमले किए तो एटमी युद्ध तय माना जा रहा है। गाजा से शुरू हुए धमाकों का आधी दुनिया तक फैलने का खतरा एक और वजह से भी है, और वो है अल अक्सा मस्जिद। कुछ दिन पहले ही इजरायली वॉर कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। टेंपल माउंट में यहूदियों के प्रवेश पर रोक हटा दी गई है। अब यहूदी टेंपल माउंट में उपासना भी कर सकते हैं। इजरायली मंत्री बेन गिवर ने इस फैसले पर मोहर लगाई। टेंप माउंट में यहूदियों की एंट्री पर इजरायल कैबिनेट की मोहर के साथ ही ग्लोबल जंग का ट्रिगर दब चुका है, क्योंकि यहूदियों को इससे पहले अल अक्सा मस्जिद परिसर और टेंपल माउंट में जाने का अधिकार नहीं था। ये यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद है, जिसे इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताया गया है, और इसी 2 एकड़ के परिसर में यहूदियों का टेंपल माउंट भी है। लेकिन अब सिर्फ इसकी एक दीवार बची है, जिसे वेस्ट वॉल या वेलिंग वॉल कहा जाता है, और ये यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। इससे पहले इजराइल या फिर दुनिया भर में मौजूद तमाम यहूदी वेस्ट वॉल या वेलिंग वॉल के पास खड़े होकर उपासना करते थे। यहूदियों के टेंपल माउंट के भीतर जाने पर पाबंदी थी, मगर इजरायली कैबिनेट के ताजा फैसले के बाद अरब ही नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद तमाम मुस्लिम देशों और संगठनों का भड़कना तय है। इस वक्त नसरुल्लाह एक बड़ी मुहिम की अगुवाई कर रहा है, जिसके तहत अल अक्सा के नाम पर इस्लामिक संगठनों को एकजुट किया जा रहा है, और मकसद अमेरिका का प्रभुत्व खत्म करना है। साथ ही कोशिश इजराइल से बहुत पुराना हिसाब चुकता करने की भी है। अब तक ऐसा संयोग नहीं बना था जब इस्लामिक संगठनों को चीन और रूस जैसे देशों का साथ मिले। अब मिला तो जंग का लंबा खींचना और बेहद खतरनाक दौर में जाना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल से आ रही है। इजरायली वायुसेना के 6 एयरबेस इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि आईडीएफ के 36 लड़ाकू विमान भी हमले के लिए तैयार रखे गए हैं, उन्हें रेडी मोड में रखा गया है। हिज़्ब के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की तैयारी दरअसल कर रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, और इसी वजह से इजराइल के 36 लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, उन्हें रेडी मोड में रखा गया है। इजरायली वायुसेना के 6 एयरबेस भी इस समय अलर्ट मोड में हैं। 36 लड़ाकू विमान हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि वो इस घटना का पूरी तरह से बदला लेंगे, लेकिन हिजबुल्लाह पर स्ट्राइक की बड़ी तैयारी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है, जिसमें आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स के 36 लड़ाकू विमान हमले के लिए किसी भी समय तैयार हैं। आज रूस में नौसेना दिवस मनाया गया, लेकिन जिस वक्त रूसी डिफेंस नेवी डे की तैयारी कर रही थी, उस दौरान बारेंट्स सी के पास मौजूद रूसी नौसेना का सबसे बड़ा एयरबेस यूक्रेनी ड्रोन के ताबड़तोड़ हमलों से दहल रहा था। वहां मौजूद दर्जनों लड़ाकू विमान और बॉम्बर ड्रोन हमले में राख हो रहे थे।
गौर करने वाली बात यह है कि यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 1800 किलोमीटर की दूरी पर रूसी नौसेना के एयरबेस पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं है। बीते 2 दिन में यूक्रेन ने पुतिन के 4 एयरबेस भस्म कर दिए हैं। आखिर कैसे, आप ही देखिए। दो दिन 4 रूसी एयरबेस पर अटैक। सत्तावन लड़ाकू विमान राख, 2 न्यूक्लियर बॉम्बर तबाह, 3 अटैक हेलीकॉप्टर नेस्त नाबूद। यूक्रेन का बारूदी इंतकाम इतना विध्वंसक होगा, इस कदर रूसी ब्रिगेड का डिफेंस धराशायी होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। मगर यकीन मानिए, बीते 48 घंटों में यूक्रेन ने रूसी धरती पर जो कोहराम मचाया है, जिस तरह रूसी एयरबेस को निशाना बनाया है, जिस अंदाज में रूसी जंगबाजों को खाक किया है, उसे देख क्रेमलिन भी सन्न है। रूसी नेवी डे की पूर्व संध्या यानी 27 जुलाई की शाम रूस के एक और एयरबेस पर हमला किया गया, वो भी कामिकाज़ी ड्रोन के जरिए। जानते हैं यह हमला रूसी धरती के किस इलाके में हुआ? यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 1800 किलोमीटर दूर रूस के मरमंस्क प्रांत में मौजूद ओलंका एयरबेस पर, जो रूस की कोला खाड़ी के पास मौजूद है। इतना ही नहीं, रूसी नौसेना के ओलंका एयरबेस से महज 92 किलोमीटर की दूरी पर कोला पेनिनसुला का एटमी सेंटर भी बना हुआ है। आपको बता दें कि मरमंस्क प्रांत में मौजूद ओलंका बेस रूसी नौसेना का सबसे बड़ा नेवल बेस भी है। यहीं से रूसी डिफेंस बैरेट सी से लेकर आर्कटिक रीजन तक की निगरानी करता है। मगर सवाल खड़ा होता है कि यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 1800 किलोमीटर दूर रूस के इस ठिकाने पर ड्रोन स्ट्राइक कैसे की गई? कैसे ओलंका एयरबेस को ड्रोन हमलों में तहस नहस किया गया? तो आपको बता दें कि ओलंका एयरबेस पर यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी ने हमले को अंजाम दिया। मरमंस्क में मौजूद यूक्रेनी एजेंट के जरिए ड्रोन अटैक किया गया। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी वायुसेना के 42 विमान राख हो गए। दावा है कि इस अटैक में एक रूसी बम वर्षक भी तबाह हो गया। ओलंका एयरबेस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों के साथ ही बारूदी भूचाल आ गया। दावा किया जा रहा है कि ताबड़तोड़ अंदाज में की गई ड्रोन स्ट्राइक के चलते रूसी वायुसेना के बॉम्बर और लड़ाकू विमान राख हो गए। आखिर तबाही कितनी विध्वंसक थी, ये जानने के लिए आप ओलंका एयरबेस की हमले से पहले वाली सैटेलाइट तस्वीरें देखिए। गूगल अर्थ से ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में ओलंका एयरबेस पर कई सारे विमान, बॉम्बर्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स खड़े हैं। सभी आसमानी जंगबाजों को अलग अलग एयर स्ट्रिप पर खड़ा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ओलंका एयरबेस पर कुल विमानों की तादाद 52 थी, जिसमें फाइटर जेट और एटमी बम वर्षक भी शामिल थे। मगर हमले के बाद एयरबेस पर सिर्फ 10 विमान खड़े दिखे और हमले के बाद भी ओलंका एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों को जारी किया गया, जिसमें बेहद कम विमान एयरबेस पर खड़े दिखाई दे रहे थे। तो क्या यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के 42 विमान राख हो गए? क्या यूक्रेन ने एक हमले में ही रूस की एयर ताकत को तहस नहस कर दिया? गौर करने वाली बात यह है कि ओलंका एयरबेस पर यूक्रेनी ड्रोन ने जो तबाही मचाई, उसे अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। मगर बीते 2 दिनों में यूक्रेन रूस के 3 और एयरफील्ड को निशाना बना चुका है। आखिर कब, कहां और कैसे, ये भी जान लीजिए। यूक्रेन ने पहला अटैक 26 जुलाई की सुबह पश्चिमी क्रीमिया में मौजूद साकी एयरबेस पर किया, वो भी अटैक MS टैक्टिकल मिसाइलों के जरिए। इसमें रूसी वायुसेना के 16 फाइटर जेट तबाह हुए।
26 जुलाई की शाम यूक्रेनी सेना ने दूसरे हमले को अंजाम दिया, वो भी आत्मघाती ड्रोन के जरिए। यह हमला सारातोव एयर बेस पर किया गया। इस ड्रोन हमले में 3 MI अटैक हेलीकॉप्टर राख हुए। यूक्रेनी ब्रिगेड ने तीसरा अटैक 27 जुलाई की सुबह पश्चिमी रूस के रिजान प्रांत पर किया, वो भी कामिकाजी ड्रोन्स के जरिए। इस हमले में रूस के Tu-22 M3 बॉम्बर को नुकसान पहुंचा। बीते 48 घंटों में 3 बड़े हमलों के साथ ही यूक्रेन ने क्रेमलिन में खलबली मचा दी, क्योंकि एक तरफ फिर क्रीमिया पेनिनसुला को अटैक मस से दहलाया। यूक्रेनी सेना ने सीधे पुतिन को चुनौती दी, तो वहीं रूसी धरती पर मौजूद सारातोव और रिजान एयरबेस को बारूद से पाट दिया। इन हमलों के बाद रूस ने पूर्वी इलाकों में एटमी बॉम्बर को एक्टिव कर दिया। वहीं ब्लैक सी में रूस के समुद्री जंगबाजों की हलचल तेज हो गई। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन के हमलों पर लगाम लगाने के लिए रूसी नौसेना ने अजोव सागर से जंगी बेड़ों को भी क्रीमिया पोर्ट के आसपास तैनात किया, ताकि अब अगर यूक्रेन अटैक करे तो उसका जवाब यूक्रेनी पोर्ट सिटी पर हमले से दिया जाए। हिज़्ब के हमले को लेकर उत्तरी इजराइल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तरी इजराइल के इलाकों में डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। मस्जिद अल शम्स में मोर्चे पर है आयरन डोम। बेत हिलाल और गलीली में भी डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। रूस के बदले का एक्शन शुरू हो चुका है। पुतिन ने एक बार फिर अपनी फौज को कीव पर हमले का आदेश दिया है। शनिवार से कीव को लगातार दहलाने की कोशिश की जा रही है। क्रीमिया को बचाने के लिए भी यूक्रेन को काला सागर से दूर करने की मुहिम शुरू की गई है। रूस ने शनिवार को यूक्रेन के 3 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। इनमें से एक यूक्रेनी सेना का कमांड सेंटर था। रूस के कई सर्विलांस ड्रोन यूक्रेन के अहम ठिकानों की तलाश कर रहे हैं और उसके बाद मिसाइल और ग्लाइड बॉम्ब से हमले किए जा रहे हैं। जब रूस यूक्रेन से बदला लेता है, यूक्रेन के बड़े शहर यूं ही दहलने लगते हैं। ये पुतिन के इंतकाम की आग है जो यूक्रेन के शहरों को जलाने लगी। इस बार रूस का मिशन और बड़ा है। रूस की सेना राजधानी का बदला राजधानी से लेने वाली है। यानी मॉस्को में अटैक का बदला कीव से लिया जा रहा है और क्रीमिया का बदला यूक्रेन के समंदर किनारे मौजूद शहरों से। यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत कर दी गई है। काला सागर के किनारे ओडेसा के तट पर भी हमले शुरू हो गए हैं। रूस ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेनी शहरों को भस्म कर रहा है। शनिवार को यूक्रेन के आसमान में 3 सर्विलांस ड्रोन एक खास इलाके में चक्कर लगा रहे थे। तीनों ड्रोन एक खास जगह की रेकी कर रहे थे और रूसी कमांड सेंटर में ड्रोन से आ रही तस्वीरों को देखा जा रहा था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। टारगेट पर एक इमारत थी। हवा से रूस की एक KH-38 ML मिसाइल आई और इमारत को खंडर में तब्दील कर दिया गया।
तीनों ड्रोन इस हमले की तस्वीरें कैप्चर कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये यूक्रेनी सेना का कमांड सेंटर था। सूमी इलाके में भी 2 यूक्रेनी ठिकाने को भस्म कर दिया गया। यहाँ रूस ने पाप 500 बम का इस्तेमाल किया। 500 किलो के इन बमों से जोरदार धमाके हुए। डिप्रो नदी के किनारे इस इमारत का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना कर रही थी। यहीं से सैनिकों को मोर्चे पर भेजा जा रहा था, लेकिन रूस अब सेना के ऐसे तमाम ठिकानों को तबाह कर रहा है। इन 3 धमाकों से अंदाजा हो रहा है कि रूस किस तरह यूक्रेनी फौज के हर ठिकाने का पता लगा रही है और फिर सटीक निशाने से प्रहार हो रहा है। डोनेस्क में एक बार फिर भीषण जंग चल रही। यूक्रेनी फौज ने वापसी की कोशिश की थी, लेकिन रूस ने फिर एक और इलाके पर कब्जा जमा लिया है। रूस का दावा है कि डोनेस्क में रूस की सेना ने 2 इलाकों से यूक्रेनी फौज को खदेड़ दिया है। रूस एक तरफ यूक्रेन में हमले कर रहा है तो दूसरी ओर नाटो के खिलाफ समंदर में जंग की तैयारी जारी। रूस की नेवी डे परेड पर न सिर्फ रूसी नौसेना ने शक्ति प्रदर्शन किया, बल्कि चीन के युद्धपोत की मौजूदगी से यह संदेश भी दिया गया कि अब नाटो के खिलाफ रूस अकेला नहीं। रूस की बाल्टिक फ्लीट के युद्धपोत हवाना के करीब पहुंचे हैं। यह दूसरी बार है जब रूसी युद्धपोत क्यूबा पहुंचा है। भौगोलिक लिहाज से क्यूबा अमेरिका की वो कमजोर नस है जिसे दबाते ही सुपर पावर तिलमिलाने के साथ ही बैकफुट पर आ जाता है। फिलहाल रूस की कोशिश है कि अब कीव में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाई जाए ताकि यूक्रेन दबाव में आकर क्रीमिया पर हमले न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल तमतमा गया है। अब उसने लेबनान और गाजा दोनों जगह हमले तेज कर दिए हैं। खान यूनुस में रिफ्यूजी कैंप और स्कूलों पर एयर स्ट्राइक की है, जिससे तबाही का जलजला आ गया है। वेस्ट बैंक में भी आईडीएफ ने कई हमास लड़ाकों को मार गिराया, जबकि इतने विध्वंसक हमले के बाद भी हमास लड़ाकों ने पलटवार किया है। हालात ऐसे हैं कि इजराइल 2 मोर्चों पर घिरता हुआ दिख रहा है। एक जोरदार विस्फोट और फिर मचने लगी चीख पुकार। इतना विध्वंस, इतना दर्द, इतना खौफनाक मंजर, अब यही गाजा की किस्मत। आसमान से बरसते बम कब न जाने किसकी जिंदगी छीन। इस बार आईडीएफ के निशाने पर एक स्कूल था। यूएन इस स्कूल को संचालित कर रहा था। खदीजा में स्कूल पर बम गिरा और तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। कुछ सेकंड में पूरा स्कूल जमींदोज हो गया। कई फीट ऊंचा काला धुआं उठ रहा था। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। एम्बुलेंस का सायरन खौफ को बढ़ा रहा था। आईडीएफ ने कहा है स्कूल में हमास के लड़ाके छुपे थे, इसलिए हमला किया गया। गाजा में आईडीएफ ने कई इलाकों पर बम गिराए। एयर स्ट्राइक में 30 लोग मारे गए, जबकि 100 जख्मी हो गए। इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमले से पहले रिफ्यूजी कैंप और स्कूल को खाली कराया, उसके बाद हमला किया था। इसी तरह खान यूनिस में भी सैन्य ऑपरेशन किया गया और वेस्ट बैंक में भी एयर स्ट्राइक की गई। इजराइल के हमले के बाद हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ने पलटवार किया, जिसमें इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमले किए गए, जिसके बाद इजराइल ने हमले और तेज कर दिए। इस दौरान इजराइल के स्टेडियम पर हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया, जिसमें 12 बच्चे मारे गए, जबकि हूती ने भी लाल सागर में मोर्चा खोल दिया। पश्चिमी देशों के जहाजों पर बड़े हमले की तैयारी। यमन में अपने मिलिट्री बेस को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। हूती ने धमकी दी है कि वो लाल सागर और अदन की खाड़ी से एक भी जहाज को गुजरने नहीं देगा। इसके अलावा इजरायली पोर्ट को भी निशाना बनाएगा।
यानी इजराइल 3 तरफ से घिर चुका है। बेशक वो बड़े हमले करके अपनी ताकत दिखा रहा हो, लेकिन ईरान उसके हमलों को नरसंहार बता रहा है और दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी गुटों को उकसाकर हमले करा रहा है। अब इजराइल बुरी तरह से फंस गया है। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो गाजा में इसी तरह हमले करता रहे या हिजबुल्लाह फ्रंट पर तैनाती करे, जबकि अमेरिका को सीरिया, इराक और लाल सागर में ईरानी प्रॉक्सी ने घेर लिया है। यानी इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा संकट है जो उन्हें युद्ध में उतरने को मजबूर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूसी सरजमी पर यूक्रेनी सेना ने जितने भी हमले किए हैं उनमें ज्यादातर पश्चिमी देशों से मिले हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, मगर अब यूक्रेनी डिफेंस खुद के हथियार बनाएगा और उन हथियारों के जरिए रूस पर प्रहार करेगा। और ये ऐलान खुद जेलेंस्की ने किया। आखिर क्या यूक्रेन के आत्मनिर्भर बनने के पीछे की रणनीति है, आप भी देखें। यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर युद्ध लड़ रहा है। अब तक यूक्रेन पेंटागन की तरफ से मिले लॉन्ग रेंज हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहा है। अब तक यूक्रेन नेटो देशों से मिले गोला बारूद से रूसी सरजमी को दहला रहा था। मगर अब यूक्रेन डिफेंस अपने हथियार, अपने ब्रह्मास्त्र, अपने घातक ड्रोन खुद तैयार करेगा और मेड इन यूक्रेन हथियारों के दम पर रूस से जंग लड़ेगा, रूसी इलाकों में हमला करेगा। दरअसल हाल ही में यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की का एक बयान सामने आया है, जिसमें जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि यूक्रेन जल्द ही लॉन्ग रेंज हथियारों की खेप तैयार करेगा, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल और ड्रोन बनाएगा। मेड इन यूक्रेन हथियारों के जरिए रूस पर हमले किए जाएंगे। जेलेंस्की के इस ऐलान पर तमाम तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। वो ये कि आधा से ज्यादा यूक्रेन तबाह हो चुका है, यूक्रेन में मौजूद हथियार डिपो और सैन्य ठिकाने तबाह हो चुके हैं। और 29 महीनों से जारी जंग के चलते यूक्रेन पाई पाई को मोहताज हो रखा है। पश्चिमी देशों की मदद के जरिए यूक्रेन का वजूद बचा हुआ है। ऐसे में जेलेंस्की लॉन्ग रेंज हथियारों की फैक्ट्री कैसे तैयार करेंगे, कैसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों और ड्रोन को बनाएंगे,